हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ सीधा हिमाचल से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग एक नया सम करेंगे जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम हम लोग कवर करने वाले हैं। ये एक ऐसा सम है जिसको कवर करके आप सारे के सारे कैश फ्लो के पॉइंट्स एक ही सम में कवर कर सकते हैं। इसमें रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी कवर हो जाता है और फिक्स एसेट्स के भी बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। इसमें बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स के पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं। तो ये सम को अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कर लेते हैं मेरे साथ साथ लिख कर, तो मुझे भरोसा है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का सम स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे और देख लेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फिनेंशियल एक्टिविटी में कितनी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट में कितनी हैं, कैश में कितनी हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितनी है। तो सबसे पहले कैश की बात करते हैं। हमको पता है कैश एंड कैश एक्टिविटी में सिर्फ तीन चीज़ें आती है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। देखते हैं इस सम में कुछ है या नहीं है। तो सबसे पहले कैश दिख रहा है आपको, कैश ऑन हैंड दिख रहा है। तो ये आ गई कैश एक्टिविटी। पहले 20,000 था, बाद में 42,000 आ गया। बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं है। तो बस सिर्फ एक ही चीज़ है कैश एंड कैश एक्टिविटी में जो है कैश बैलेंस, जो सिर्फ लास्ट में टैली करने के काम आएगा। इसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में हमको पता है सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स आते हैं और इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। देखते हैं फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट में कुछ है या नहीं है। तो ये रहा फिक्स एसेट्स का हेडिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये दोनों फिक्स एसेट्स हैं। और वैसे ही नीचे इन्वेस्टमेंट्स की हेडिंग के अंदर शेयर्स ऑफ ए कंपनी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये दोनों दी हुई है, ये इन्वेस्टमेंट्स हो गए। मतलब दो फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं, दो इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, शेयर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये चारों इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं। अब बात करते हैं फिनेंशियल एक्टिविटी की। फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में हमको पता है 5 चीज़ें आती हैं, इक्विटीज़, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लोन्स और डिविडेंड। देखते हैं इन पांचों में से इस सम में कुछ है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको इक्विटी दिया हुआ है, तो इक्विटी आ गया फिनेंशियल एक्टिविटी में। उसके नीचे प्रेफरेंस शेयर दिया है, मैंने आपको बताया था ये प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन का सम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेफरेंस शेयर भी आ गया फिनेंशियल एक्टिविटी में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको डिबेंचर्स भी दिए हुए, तो डिबेंचर्स भी आ गए। क्या चीज़? फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में। लोन्स इस सम में है नहीं और डिविडेंड भी दिया हुआ आपको लास्ट में, ये भी हो गई फिनेंशियल एक्टिविटी। तो ये 4 चीज़ हो गई आपकी फिनेंशियल एक्टिविटी में, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स और डिविडेंड। इसके अलावा जो भी कुछ बचा वो कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। सिंपल। तो चलिए हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सम को स्टार्ट करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट से। पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और फिर साथ साथ में लेजर बनाएंगे। आप भी मेरे साथ साथ बनाएंगे तो आप सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट से। क्या लिखा है पढ़िएगा। अ मशीन कॉस्टिंग 20,000 on which depreciation is ₹5,000 was sold for 18,000। मतलब 20,000 की मशीनरी है, 5,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। मतलब आज की डेट में 15,000 की मशीन हो गई थी। 15,000 की चीज़ हमने बेची है 18,000 में, तो 3,000 का फायदा भी हो गया था। मेरा सवाल ये है कि कौन से दो लेजर पे असर पड़ेगा। एक तो दिख ही रहा है मशीनरी और दूसरा दिख रहा है डेप्रिसिएशन। तो देखते हैं डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है या नहीं दिया। तो अगर आप देखेंगे तो मशीनरी का तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और अगर आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन फंड भी दिया हुआ है लायबिलिटी साइड पे। तो दो लेजर बनेंगे, मशीनरी और डेप्रिसिएशन। इसके ओपनिंग क्लोजिंग लिख देंगे। मशीनरी एसेट है, आपको दिख ही रहा है, एसेट साइड पे दिख रहा है। तो मशीनरी का ओपनिंग आएगा डेबिट साइड पे, ओपनिंग आएगा 5,50,000 और क्लोजिंग आएगा 7 लाख। लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो लायबिलिटी है, उसका ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय बैलेंस 1 लाख और डेबिट साइड पे क्लोजिंग आएगा 1,30,000। तो सबसे पहले लेजर बनाते हैं। तो देखिए ये रहा मशीनरी का अकाउंट और ये रहा डेप्रिसिएशन फंड का अकाउंट। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 5,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया 7 लाख। वैसे ही डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्योंकि लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट साइड पे ओपनिंग आएगा 1 लाख और क्लोजिंग आएगा डेबिट साइड पे 1,30,000। इतना करने के बाद हम लोग एडजस्टमेंट वापस पढ़ लेंगे। ऐसा लिखा हुआ है अ मशीन कॉस्टिंग 20,000। मशीन कितने की है? 20,000 की, जिस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है 5,000। कहने का मतलब 20,000 की चीज़ है, 5,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है, इसका मतलब 15,000 की चीज़ है, इसको हमने बेच दिया है 18,000 में। ऐसा ही तो हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन कितना है? 5,000 रुपये। हमको ये पता है डेप्रिसिएशन जनरली हम लोग पीएनएल में कहाँ लिखते हैं? डेबिट पे। अगर पीएनएल में अगर मैं डेबिट पे लिखूंगा तो लेजर में कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट साइड पे। तो लिख दिया मैंने बाय डेप्रिसिएशन। पीएनएल में डेबिट तो लेजर में क्रेडिट, तो बाय डेप्रिसिएशन लिख दिया 5,000। लेकिन इस सम में हम लोग डायरेक्टली पीएनएल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन का लेजर दिया हुआ है। अगर डेप्री का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता तो मैं यहाँ पे बाय पीएनएल लिख देता
और ब्रैकेट में लिख देता डेप्रिसिएशन। लेकिन इस सब में डेप्री का ओपनिंग क्लोजिंग है तो मैंने बाय डेप्रिसिएशन लिखा 5000, और जैसे ही डेप्रिसिएशन का नाम आया वो चला गया डेप्रिसिएशन के अंदर, क्या नाम से, टू मशीनरी। सिंपल है। तो ये 5000 यहाँ पे जा चुका है, दोनों इफेक्ट यहाँ आ चुकी है लेजर में ही, ये 5000 यहाँ पे, ये 5000 यहाँ पे। तो इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट की इसके अंदर कोई इफेक्ट आएगी नहीं। सिंपल है। अब 15000 की चीज़ मैंने कितने में बेची, 18000 में, तो मेरे पास पैसा कितना आया। अब आपके मन में आएगा 3000, जी नहीं, पैसा तो 18000 ही आया है, फायदा 3000 का हुआ, तो पैसा कितना हुआ, 18000 आया। पैसा आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैंक। वेरी गुड। तो ये देखिए लिखा है मैंने बाय बैंक 18000, क्योंकि 18000 रुपये आए हैं इसलिए मैंने लिख दिया बाय बैंक 18000 रुपीज़। क्लियर है, क्योंकि मेरे पास पैसा आया है। और कितने का फायदा हुआ, 3000 का। अब मुझे बताइए, जब भी हम लोग 12th में थे हमको फायदा या नुकसान होता था तो फायदा होता था तो कहाँ लिखते थे, और नुकसान होता था तो कहाँ लिखते थे। यस, दोनों ही केस में पीएनएल में लिखते थे, नुकसान होता था पीएनएल में डेबिट पे लिखते थे, और फायदा होता था पीएनएल में क्रेडिट पे लिखते थे। तो अभी हमको फायदा हुआ है तो वो जाएगी इफेक्ट पीएनएल में क्रेडिट पे, पीएनएल में क्रेडिट, तो लेजर में कहाँ पे, डेबिट पे। तो देखिए लेजर में आपको दिख रहा है डेबिट साइड पे टू पीएनएल, कितना, 3000। क्योंकि हम लोग पीएनएल अकाउंट बना रही रहे इसलिए पीएनएल को इफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दिया टू पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस 3000 रुपीज। ईजी। आगे बढ़ते हैं, कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है, देखते हैं, नहीं है तो मैं मशीनरी को बंद कर दूंगा। इसके अलावा शेयर्स पे एडजस्टमेंट है, इक्विटी पे है, प्रेफरेंस पे है, एक्सपेंसेस पे है, टैक्स लायबिलिटी पे, जी नहीं, और कोई एडजस्टमेंट मशीनरी पे नहीं है तो मैं मशीनरी को बंद कर सकता हूँ। तो मशीनरी को बंद करने गया, स्टार्टिंग में मेरे पास 5,50,000 की मशीनरी थी, 3000 का प्रॉफिट हुआ ये देख लिया हमने, 5000 का डेप्रिसिएशन वो भी डाल दिया, और 18000 में हमने मशीनरी बेच दी वो भी पता है। तो अगर मेरे पास स्टार्टिंग में 5,50,000 की मशीनरी है, उसमें से मैं 18,000 की मशीनरी बेच दूंगा तो मेरी मशीनरी कम होनी चाहिए, लेकिन क्लोजिंग कितना दिख रहा है, देखिए 7 लाख। इसका मतलब मशीनरी बढ़ गई है। बढ़ेगी कैसे, जब मैं खरीदूंगा। अगर मैं कोई चीज़ खरीदता हूं तो पैसा जाता है, मशीनरी आती है लेकिन पैसा जाता है। स्टेटमेंट का नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमको कैश की इफेक्ट देखनी है, तो मशीनरी भली आई लेकिन पैसा गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे टू बैंक। ये जो डिफरेंस आया वो 1,70,000 का, वो मैंने परचेज की होगी कि हाँ भाई इतना मैंने मशीनरी खरीद ली है। सिंपल है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन फंड की। डेप्रिसिएशन फंड को भी मैं बंद करने का जो भी डिफरेंस आएगा, हमको पता है डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, पीएल अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस आया वो आया 35,000 का क्रेडिट साइड पे। क्यों, ओपनिंग था, क्लोजिंग था, ये 5,000 यहाँ से यहाँ आ गया था। अब इसको बंद करने गया तो ये जो डिफरेंस आया 35,000 वो जाएगा पीएनएल डेबिट पे, इसलिए यहाँ लिख दिया बाय पीएनएल। क्योंकि हम लोग पीएल अकाउंट बना तो नहीं रहे इसलिए पीएल में इफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखेंगे क्या, बाय पीएनएल। सिंपल है। अब इसकी इफेक्ट दे देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी क्या इफेक्ट आएगी, आपको पता है मशीनरी कौन सा एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। अब सबसे पहले बाय बैंक जो लिखा हुआ है, मेरे पास पैसा आया है तो ये जाएगा इन्वेस्टमेंट में प्लस। सिंपल है। वैसे ही टू बैंक जो लिखा हुआ है ये पैसा जाएगा, और हमको पता है मशीनरी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो ये भी जाएगा इन्वेस्टमेंट में माइनस। और हमको ये तो पता ही है पीएनएल वर्ड हमेशा कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग में। तो देखिए पूरे दोनों लेजर में पीएनएल वर्ड आए हैं या नहीं है, हाँ जी आए हैं, टू पीएनएल आया है। ये डेबिट साइड पे आया तो ये जाएगा ऑपरेटिंग में माइनस, और यहाँ पे भी पीएनएल वर्ड आया है, ये जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस। इजी, एकदम इजी। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला एडजस्टमेंट हो चुका है। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 की। क्या लिखा है पढ़ते हैं। शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट। हमने शेयर्स बेचे हैं, किसके, ए लिमिटेड के। शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, हम लोग ए लिमिटेड नहीं है, शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड हमारा इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंडिकेशन दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड उसकी बात हो रही है, जो स्टार्टिंग में 10,000 का था, बाद में डैश हो गया। इसका मतलब सारा इन्वेस्टमेंट में बेच चुका हूँ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड का। कितने में बेचा है, प्रॉफिट में बेचा है। मतलब 10,000 की चीज़ है, प्रॉफिट में बेची तो 10,000 से ज़्यादा में बेची होगी। और वो जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे डाला है, कैपिटल रिजर्व में डाला है। तो उसका मतलब वापस से 2 लेजर बनेंगे, एक तो इन्वेस्टमेंट दैट इज शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड का, और दूसरा कैपिटल रिजर्व का। तो 2 लेजर बना देते हैं। शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एसेट है तो ओपनिंग आएगा डेबिट साइड पे 10,000, क्लोजिंग आएगा डैश, और कैपिटल रिजर्व जो है वो लायबिलिटी है तो ओपनिंग आएगा क्रेडिट साइड पे 5,000
और क्लोजिंग आएगा डेबिट साइड पे 10,000। तो चलिए लेजर बनाते हैं। देखिए दिख रहा होगा आपको लेजर। शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड का ओपनिंग लिख दिया मैंने 10,000, क्लोजिंग लिख दिया 0। वैसे ही कैपिटल रिजर्व का, क्योंकि लायबिलिटी है इसलिए ओपनिंग बाय बैलेंस लिख दिया 5,000 और क्लोजिंग लिख दिया 10,000। क्लियर है, ये हमने बना दिया, हमने लेजर्स बना दिए। अब वापस से एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। ऐसा बोला है शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड वर सोल्ड, सारे शेयर्स बेच दिए। कैसे? प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट कहाँ डाला है? कैपिटल रिजर्व में। तो देखते हैं शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड पहले कितने के थे? 10,000 के, और बाद में कितने हो गए? 0। मतलब सारे के सारे शेयर्स हम बेच चुके हैं और प्रॉफिट में बेचे हैं। तो अब मेरा सवाल ये है 10,000 की चीज मैंने कितने में बेची होगी कि मेरे को प्रॉफिट हुआ होगा? 10,000 से ज्यादा में। अब ज्यादा में कितना? जो भी प्रॉफिट है मैंने कैपिटल रिजर्व में डाला है। अब कैपिटल रिजर्व में पहले कितना था? 5,000, बाद में कितना हो गया? 10,000। इसका मतलब अपने आप तो बढ़ नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट ऐड किया होगा? 5,000 का। इसका मतलब ये है कि जो शेयर्स हैं जो 10,000 के थे उसको 5,000 के प्रॉफिट में बेच दिए। अब मेरा सवाल ये है कि 10,000 की चीज अगर मैं 5,000 के प्रॉफिट में बेचूंगा तो मैं कितने में बेचूंगा? जी हाँ, मैं बेचूंगा 15,000 में, और मेरे पास पैसा आएगा। और आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जब भी पैसा आता है या जाता है वर्ड यूज करते हैं हम लोग बैंक। इस बार पैसा आया है तो मैं लिखूंगा बाय बैंक। कितना? 15,000। 10,000 की चीज मैंने कितने में बेच दी? 15,000 में। इसके अंदर 5,000 प्रॉफिट छुपा है, इसके लिए इसकी अपोजिट एंट्री कर दी। क्या नाम से? कैपिटल रिजर्व, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाला है, बोला है प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में डाला है। तो यहाँ लिख दिया टू कैपिटल रिजर्व 5,000। जैसे ही कैपिटल रिजर्व का नाम आया वो हो जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। यहाँ पे बाय शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, ये 5,000 की अंदर अंदर ही काउंटर एंट्री हो चुकी है, इसकी कोई इफेक्ट आएगी नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। टैली करने गया, ये भी टैली हो गया, ये भी टैली हो गया, सब कुछ टैली हो गया। पूरे सम में या पूरे लेजर की एक ही इफेक्ट आने वाली है, वो है ये जो बाय बैंक लिखा है उसकी, क्योंकि हमको पता है सिर्फ दो ही वर्ड की इफेक्ट देते हैं, बैंक और पीएनएल की। अब ये जो बाय बैंक है उसकी इफेक्ट देंगे। शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड कौन सी एक्टिविटी है, कौन से हेड के अंदर थी? इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की इफेक्ट हम लोग दे देंगे, क्योंकि पैसा आया है तो ये जाएगा इन्वेस्टमेंट में प्लस। तो लिख देता हूं मैं, लिख दिया मैंने इन्वेस्टमेंट में प्लस, ताकि लेजर जब मैं बनाए तब बहुत इजीली मेरे को सब कुछ मिल जाए। या आप पेंसिल से लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आपकी इच्छा है। पेंसिल से एग्जाम में लिख रहे हो तो बाद में रब भी कर सकते हैं, इजी। अब बात करते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की। थर्ड एडजस्टमेंट किसके ऊपर पढ़ते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गिवन बोनस शेयर्स। पहली बार बोनस शेयर का पॉइंट आया है। बोनस शेयर दिया है इक्विटी के ऊपर, कौन से? फ्रॉम जनरल रिजर्व। कहाँ से दिया है? जनरल रिजर्व में से दिया है। कौन से रेशियो में दिया है? 2:1 के रेशियो में दिया है। अब ये बात याद रखना, हमेशा जो बोनस मिलता है वो इक्विटी के ओपनिंग पे मिलता है। किसके ऊपर? इक्विटी के ओपनिंग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्विटी का और जनरल रिजर्व का लेजर बना देता हूँ। इक्विटी का अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो 4 लाख है और क्लोजिंग देखेंगे तो 8 लाख है। और वैसे ही जनरल रिजर्व का ओपनिंग कितना है? 3 लाख और क्लोजिंग है 3,80,000। दोनों ही लायबिलिटी साइड पे है। ओपनिंग आएगी क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग आएगी डेबिट साइड पे। तो चलिए बना देते हैं लेजर। तो ये आपको दिख रहा होगा जनरल रिजर्व का लेजर और इक्विटी का लेजर। इक्विटी का ओपनिंग 4 लाख था तो लिख दिया बाय बैलेंस ओपनिंग 4 लाख और क्लोजिंग था 8 लाख तो लिख दिया टू बैलेंस क्लोजिंग 8 लाख। वैसे ही जनरल रिजर्व का ओपनिंग था 3 लाख, वो लिख दिया बाय बैलेंस ओपनिंग 3 लाख। क्लोजिंग था 3,80,000, वो भी लिख दिया 3,80,000। अब सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोनस शेयर दिया है जनरल रिजर्व में से कौन से रेशियो में? 2:1 रेशियो में। तो ध्यान से समझिएगा, 2:1 रेशियो में दिया हुआ है और बोनस हमेशा मिलता है इक्विटी के ओपनिंग पे। 2:1 का मतलब होता है 2 के ऊपर 1। क्या? 2 के ऊपर 1। तो इक्विटी का ओपनिंग कितना है देख लीजिए। इक्विटी का ओपनिंग था 4 लाख, तो 4 लाख पे बोनस कितना मिलेगा? 2 लाख। पर लिख के बता देता हूँ, मैंने अभी आपको बताया हमेशा एक बोनस किस पे मिलता है? इक्विटी के ओपनिंग पे। तो 2 के ऊपर 1, ओपनिंग था 4 लाख, तो 4 लाख के ऊपर कितना? तो आ जाएगा 2 लाख। कितना आ जाएगा? 2 लाख। 2 लाख का बोनस देना है। बोनस कहाँ से देना है? जनरल रिजर्व से। इसलिए जनरल रिजर्व में लिखूंगा मैं 2 इक्विटी, क्योंकि बोनस किसको देना है? इक्विटी को। तो जनरल रिजर्व में मैं लिख दिया 2 इक्विटी, ब्रैकेट में बोनस, अमाउंट आ गया 2 लाख। जैसे ही इक्विटी का नाम आया, इक्विटी के अंदर आ गया बाय जनरल रिजर्व 2 लाख। ये 2 लाख अंदर अंदर ही बंद हो गया। सिंपल है क्या? ये 2 लाख और ये 2 लाख अंदर अंदर बंद हो चुका है।
क्लियर है। जनरल रिजर्व को मैं बंद कर दूंगा क्योंकि जनरल रिजर्व पे और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन इक्विटी पे और एडजस्टमेंट है, मैंने पढ़ लिया है, इसलिए इक्विटी पे अभी बंद नहीं करूंगा। जनरल रिजर्व को मैं बंद कर सकता हूं। तो जनरल रिजर्व को बंद किया तो ये आ गया 5,80,000, ये भी आ गया 5,80,000। डिफरेंस आया बाय पीएनएल, क्योंकि जनरल रिजर्व एक रिजर्व है, रिजर्व में पैसा आता जाता नहीं है, इसलिए बैंक वर्ड यूज नहीं होता। रिजर्व से हमेशा प्रोविजन बनते हैं, प्रोविजन के लिए वर्ड कौन सा यूज होता है? पीएनएल, इसलिए यहां लिख दिया बाय पीएनएल। अब हमको ये तो पता है पीएनएल वर्ड जब भी आता है वो कहां जाता है? ऑपरेटिंग में प्लस। सिंपल है। अभी मैंने सिर्फ जनरल रिजर्व को बंद किया है, इक्विटी को बंद नहीं किया है। इक्विटी में अभी तक हमारा 4 लाख और 2 लाख हम लोग दे चुके हैं, ये दोनों अभी बाकी है, अभी आपको देखना नहीं है, मैं आगे सिखाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कैसे करना है। इजी। हमारा जनरल रिजर्व बंद हो चुका है, ये याद रख सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पे। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स वर गिवन न्यू इक्विटी शेयर्स एज राइट शेयर्स। अब देखिए ध्यान से, बोनस शेयर में ना पैसा आया था ना पैसा गया है, इसलिए बैंक वर्ड यूज नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि पैसा आया भी नहीं था, पैसा गया भी नहीं है, इसलिए बोनस शेयर में कभी बैंक वर्ड यूज नहीं होता है। लेकिन राइट शेयर्स में ऐसा नहीं होता। राइट शेयर्स का मतलब होता है मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोल रहा हूं कि आपको और शेयर चाहिए, अगर उनको चाहिए तो उनको पहला हक देंगे कि हाँ आप पहले खरीद लो, अगर तुमको नहीं चाहिए तो मैं पब्लिक में बांटूंगा, लेकिन पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, बस पहला हक आपका है कि पहला ऑफर आपको दिया जाएगा। तो इस बार क्या है? राइट शेयर्स की बात हो रही, तो वो लिखा है equity shareholders were given new equity shares as right shares in the proportion of 5:1। कौन से रेशियो में? 5:1 on the shares enhanced by bonus share। बोनस शेयर आने के बाद जो शेयर एनहांस हो गया था उसके ऊपर बोनस देना है, उसके ऊपर राइट शेयर्स देना है। कौन से रेशियो में? 5:1 में। अब सुनिएगा ध्यान से, स्टार्टिंग में इक्विटी कितना था? 4 लाख। बोनस कितने का मिला था? 2 लाख। तो एनहांस होने के बाद कितना हो गया था? 6 लाख। एनहांस होने के बाद कितना हो गया था? 6 लाख, क्योंकि बोला हुआ है एनहांस बाय बोनस देने के बाद, मतलब जो एनहांस हो गया था बोनस शेयर, उसके बाद हमको क्या देना है? राइट शेयर्स ऑफर करने हैं। कौन से रेशियो में? 5:1, मतलब हर एक 5 के सामने एक शेयर ऑफर करना है। अब स्टार्टिंग में इक्विटी था 4 लाख रुपए का, 2 लाख का और बोनस भी आया था, तो कितना हो गया था? 6 लाख। तो 5 के ऊपर 1 तो 6 लाख के ऊपर कितना? क्या? 5 के ऊपर 1 तो 6 लाख के ऊपर कितना? ऐसा राइट शेयर्स देना है। और राइट शेयर्स कैसे देने हैं? उसके बाद पैसा आएगा। जब 5 के ऊपर 1 6 लाख के ऊपर कितना? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,20,000। कितना आ जाएगा? 1,20,000। करके दिखाता हूं मैं आपको। 5 के ऊपर 1 तो 6 लाख के ऊपर कितना आप करेंगे? 6 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 5, तो आ जाएगा 1,20,000। इसका मतलब राइट शेयर्स थे 1,20,000 रुपए के। जब 1,20,000 रुपए मेरे पास आएंगे, क्योंकि कंपनी ने ऑफर किया है तो पब्लिक कंपनी को पैसा देगी, तो कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी के पास पैसा आएगा तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बैंक। तो यहां लिख दिया मैंने बाय बैंक राइट शेयर्स 1,20,000 रुपए। मुझे उम्मीद है आपको 1,20,000 समझ में आया होगा। तो ये 1,20,000 आ गया। क्लियर है। अभी भी इक्विटी बंद नहीं हुआ। अगर आप टैली करने की कोशिश करो तो यहाँ पे है 8,08,000, यहाँ पे आया 4 लाख, 2 लाख और 1,20,000, अभी भी ये बाकी है। तो इसका इफेक्ट कैसे देना है बाद में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि अभी भी एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुआ है। बस अभी इसकी इफेक्ट दे सकते हैं। जो बाय बैंक आया है ये कौन सी एक्टिविटी है? मेरे को बताइए। इक्विटी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल एक्टिविटी है। वेरी गुड। तो ये 1,20,000 जाएगा फाइनेंशियल में प्लस। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम कंपनी ने शेयर्स बांटे हैं, राइट शेयर्स, तो कंपनी को पैसा मिला है, कंपनी के पास पैसा आया है। और ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इसलिए फाइनेंशियल में प्लस। अभी भी इक्विटी टैली हुआ नहीं है, अभी उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट 15% प्रीमियम। देखिए जब भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं तो 5 लेजर्स बनते हैं। कितने लेजर्स? 5। कौन कौन से? सबसे पहले प्रेफरेंस, दूसरा अगर प्रीमियम पे रिडीम किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी बनेगा। क्लियर है। तीसरा, कभी कभी हम लोग पैसा रिजर्व्स में से लेके आते हैं तो जनरल रिजर्व या पीएल भी बनता है। तो पीएल बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर जनरल रिजर्व बनाना है, क्वेश्चन में बोला तो जनरल रिजर्व भी बनता है। इस सब में जरूरत है कि नहीं हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन जनरल केस में बता रहा हूं। प्रेफरेंस, प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और लास्ट में इक्विटी। इस सब में इक्विटी ऑलरेडी बना हुआ ही है।
CRR बनाना पड़ेगा, प्रेफरेंस बनाना पड़ेगा और प्रीमियम बनाना पड़ेगा। क्या? CRR, प्रेफरेंस और प्रीमियम। देखते हैं जनरल रिजर्व बनाने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जनरल रिजर्व बना भी चुके हैं और बंद भी कर चुके हैं। देखते हैं इस सम में क्या है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट 15% प्रीमियम। फॉर दिस पर्पस हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज यूटिलाइज फ्रॉम प्रॉफिट। आधा पैसा कहां से लेके आए थे? प्रॉफिट में से। एंड न्यू शेयर्स वर इशूड एट 10% प्रीमियम, और बाकी के लिए हम लोग ने न्यू इक्विटी शेयर इशू किए थे 10% प्रीमियम पे फॉर रिमेनिंग अमाउंट। क्लियर है? तो इस बार जनरल रिजर्व का नाम नहीं है, तो जनरल रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट का नाम जरूरी है, तो प्रॉफिट में से पैसा लाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट क्या है वो भी देखना पड़ेगा, दैट इज P&L। तो हम लोग क्या बनाएंगे? प्रेफरेंस शेयर्स का लेजर बनाएंगे, दूसरा प्रीमियम का बनाएंगे और CRR का बना देंगे। लेकिन उससे भी पहले देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप है या नहीं है। अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो पहले प्रेफरेंस शेयर को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिडेम्पशन प्रोसेस शुरू होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स देखते हैं क्या दिया हुआ है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 80 पेड अप। देखिए फुल्ली पेड अप नहीं है, तो पहले मेरे को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? प्रेफरेंस का लेजर बनाएंगे। ओपनिंग है 1,28,000, क्लोजिंग है डैश, और प्रीमियम का भी लेजर बनाएंगे। प्रीमियम का ओपनिंग है 16,000 और क्लोजिंग है डैश। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रेफरेंस और प्रीमियम का लेजर बना देंगे। तो मैंने बना दिया प्रेफरेंस शेयर का लेजर और प्रीमियम का लेजर। प्रेफरेंस का ओपनिंग है 1,28,000 और क्लोजिंग है 0। वैसे ही प्रीमियम का ओपनिंग है 16,000 और क्लोजिंग है 0। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया प्रेफरेंस शेयर को फुल्ली पेड अप करना जरूरी है, क्योंकि ये कितना पेड अप है? 80 पेड अप है। एक बार वापस समझा देता हूं। ऐसा लिखा हुआ है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 80 पेड अप। हमारा कितना पेड अप है? 80 पेड अप है। प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन करने का पहला नियम है कि उसका फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? ये जो लिखा हुआ है 1,28,000, उसको डिवाइड कर देंगे 80 से। कैलसी पे आप कर सकते हैं 1,28,000 डिवाइड बाय 80, तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, ताकि वो फाइनल कॉल मंगवा लें। तो ये जो 80 पेड अप है उसके हिसाब से 1,28,000 है, तो बाकी के 20 रुपए मंगाने पड़ेंगे। तो हम करेंगे 1,28,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 20, तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो आप करेंगे 1,28,000 डिवाइड बाय 80, तो आ जाएगा 1600 शेयर्स। ये 1600 शेयर से मैं मंगाऊंगा 20 रुपीज़, तो आ जाएगा 32,000 रुपीज़। तो ये आपको दिख रहा होगा 32,000 रुपीज़। ये 32,000 कैसे आया? मैंने अभी आपको बताया फाइनल कॉल मंगवाया तो मेरे पास पैसे आए हैं, तो मैंने लिख दिया बाय बैंक 32,000 रुपीज़। ईजी, मेरे पास पैसा आ गया 32,000 रुपीज़। अब ये आपको प्रेफरेंस दिख रहे होंगे 1,28,000 प्लस 32,000, दैट इज 1,60,000। आपको प्रेफरेंस पहले 128 दिख रहे थे, लेकिन अब 160 दिख रहे हैं, क्योंकि प्रेफरेंस रिडेम्पशन तभी चालू हो सकता है जब प्रेफरेंस फुल्ली पेड अप हो। तो अब ये दिख रहा है 1,60,000। अब 1,60,000 तो हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है, कैसे रिडीम करना है। ऐसा लिखा हुआ है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट 15% प्रीमियम। हमको प्रेफरेंस शेयर रिडीम तो करना है, लेकिन कैसे करना है? 15% प्रीमियम पे। मतलब 1,60,000 तो देना ही है, साथ में 15% ज्यादा देना है। तो इसका मतलब ऐसा है कि मेरे को 1,60,000 तो देना ही था, प्लस 15% और देना है, तो इसका मतलब 1,84,000 रुपीज़ की ज़रूरत है मुझे। तो आपके समझने के लिए मैं 1,84,000 का चार्ट बना देता हूँ। इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक है 1,60,000 जो है प्रेफरेंस कैपिटल, और एक है 24,000 जो मेरे को प्रीमियम चुकाना है वो। क्लियर? मतलब मेरे को टोटल 1,84,000 रुपीज़ चुकाना है, जिसमें से 1,60,000 प्रेफरेंस कैपिटल है और 24,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। अब देखते हैं ये पैसा आया कहाँ से है। हमको ये तो पता है कि ये 24,000 तो PL में से या प्रीमियम में से लेके आऊँगा मैं, लेकिन ये जो 1,60,000 है उसके लिए मेरे को एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। ऐसा बोला है, फॉर दिस पर्पज हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज यूटिलाइज्ड फ्रॉम प्रॉफिट। आधा कहाँ से लेके आए? प्रॉफिट में से। एंड न्यू इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट 10% प्रीमियम फॉर रिमेनिंग अमाउंट। और बाकी के लिए रिमेनिंग के लिए हमने इक्विटी इशू किए, वो भी 10% प्रीमियम पे। तो अगर आप देखें तो 1,60,000 का आधा कितना होता है? 1,60,000 का आधा होता है 80,000। तो 80,000 में से कहाँ से लेके आऊँ? प्रॉफिट लॉस में से। प्रॉफिट में से बोला हुआ है, तो बाकी का बचा हुआ 80,000 कहाँ से लेके आऊँ? इक्विटी में। तो वो लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये 80,000 हम लोग ले आए,
कहाँ से ले आए? प्रॉफिट एंड लॉस में से। और अगर आपको पता हो तो लॉ ऐसा बोलते हैं कि अगर मैंने प्रॉफिट में से या रिजर्व्स में से पैसा निकाला है तो वो पैसा मेरे को ट्रांसफर करना पड़ता है CRR में, दैट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। तो 1,60,000 में से 80 का काम तो हो गया, बचा कितना? 80,000। ये 80,000 के लिए हमने इक्विटी इशू किया है। क्या किया है? इक्विटी इशू किया। कितने टका प्रीमियम पे? 10% प्रीमियम पे। तो ये 80,000 के लिए मैंने क्या इशू किया है? इक्विटी एट 10% प्रीमियम। तो इसका बंदोबस्त भी हो गया। अब 80,000 का इक्विटी मैं 10% प्रीमियम पे इशू करूंगा तो मेरे पास आएगा 88,000 रुपीज़, जिसमें 80,000 इक्विटी है और 8,000 प्रीमियम है। ईजी। अब मुझे कितने प्रीमियम की ज़रूरत थी? 24,000 प्रीमियम की ज़रूरत थी, जिसमें से 8,000 तो कहाँ से आ गया? इक्विटी का प्रीमियम आ चुका, ये रहा। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में से 8,000 निकाल सकता हूँ और बाकी का कम पड़ा तो मैं कहाँ से ले आऊँगा? PL में से ले आऊँगा। देखते हैं इस सम में ओपनिंग क्लोजिंग क्या क्या दिया हुआ है। तो हमने प्रेफरेंस का ओपनिंग क्लोजिंग बनाया ही था, प्रीमियम का भी ओपनिंग क्लोजिंग बनाया था। मैंने लिख दिया, मेरे को पैसा कितना चुकाना था? 1,84,000। मैंने आपको समझाया क्योंकि मैं चुकाऊंगा तो पैसा जाएगा, तो मैंने लिख दिया टू बैंक। कैसे आया टू बैंक? 1,84,000 क्योंकि 1,60,000 का प्रेफरेंस था और साथ में 1,60,000 पे मेरे को कितना टका? 15% प्रीमियम चुकाना था, तो ये आ गया 1,84,000। मैं पैसा चुकाऊंगा तो पैसा जाएगा, तो लिख दिया टू बैंक 1,84,000। इसके अंदर प्रीमियम कितना था? अभी बताया था 24,000 प्रीमियम था, तो इसकी अपोजिट एंट्री कर दी सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। तो यहाँ लिख दिया बाय सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 24,000। जैसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आया वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर चला गया। क्या नाम से? प्रेफरेंस के नाम से। कितना? 24,000। ईजी। ये आ गया 24,000। ओपनिंग था 16,000, क्लोजिंग था 0। अभी मैंने प्रेफरेंस को बंद कर सकता हूँ लेकिन मेरा प्रीमियम बंद नहीं हुआ। प्रेफरेंस देखोगे तो आप टैली हो जाएगा। ईजी। अब इसकी इफेक्ट देते हैं। इसकी इफेक्ट समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले प्रेफरेंस कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल एक्टिविटी, आपको पता ही है। बैंक वर्ड आता है तो बैंक वर्ड कहाँ जाता है? फाइनेंशियल में प्लस। वेरी गुड। तो ये बाय बैंक कहाँ चला गया? फाइनेंशियल में प्लस। और टू बैंक चला गया फाइनेंशियल में माइनस। इजी। ये फाइनेंशियल में प्लस, ये फाइनेंशियल माइनस। PL वर्ड तो आया नहीं था, खाली प्रीमियम वर्ड आया था। वो प्रीमियम तो अंदर चला गया था। 24,000 अंदर टैली हो गया था, इसकी इफेक्ट आएगी नहीं। लेकिन अभी प्रीमियम टैली नहीं हुआ है, प्रेफरेंस टैली हो चुका है। अभी मैंने आपको बताया था 80,000 की इफेक्ट देनी है PL में से निकाल के कहाँ पे? CRR में। तो मुझे CRR का लेजर भी बनाना पड़ेगा। देखते हैं CRR का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है या नहीं दिया। तो अगर आप देखेंगे तो CRR का ओपनिंग दिया हुआ है। ओपनिंग कितना था? 0। क्लोजिंग था 80,000। तो मैं CRR का ओपनिंग क्लोजिंग बना दूंगा। ये आ गया CRR। ओपनिंग लिख दिया 0, क्लोजिंग लिख दिया 80,000। इजी। और अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालूंगा और कहाँ पे डालूंगा? CRR में। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाता तो उसमें कहाँ पे लिखता? डेबिट पे। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, तो लेजर में कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। कितना? 80,000। तो यहाँ लिख दिया बाय PNL कितना? 80,000। और ये भी टैली हो गया। जैसे ही PL का वर्ड आया वो जाएगा कहाँ पे? आपको पता ही, इतने सम कर लिए हमने। PL वर्ड कहाँ जाता है? हमेशा ऑपरेटिंग, और क्रेडिट साइड है तो हमेशा ऑपरेटिंग में प्लस। इजी। अब देते हैं ये जो 88,000 है उसकी इफेक्ट दे रहे हैं हम लोग। ये जो 88,000 इक्विटी इशू किया है उसकी इफेक्ट देते हैं। हमको पता है हमने इक्विटी इशू किया है 80,000 के, लेकिन 10% प्रीमियम पे। मैं पब्लिक में बांटूंगा 80,000 के शेयर्स, लेकिन पब्लिक मुझे क्या देगी? पैसा। कितना पैसा देगी? 80,000 नहीं, 88,000, क्योंकि 10% प्रीमियम भी था। तो मेरे पास पैसा आया है। पैसा आता है तो कहाँ लिखता हूँ? बाय बैंक। कौन से लेजर में क्या बांटा है मैंने? इक्विटी बांटा, इसलिए इक्विटी में जाएगा बाय बैंक। तो जो मेरा इक्विटी का लेजर था उसमें बाकी था वो मैंने लिख दिया बाय बैंक। कितना? 88,000। 80,000 के शेयर्स थे, 10% प्रीमियम है इसलिए 88,000। 88,000 के अंदर प्रीमियम कितना है? 8,000। तो इसकी अपोजिट एंट्री कर दूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम 8,000। और जैसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आया वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर बाय इक्विटी 8,000, और ये भी हमारा टैली हो जाएगा। इजी। इफेक्ट देते हैं। इक्विटी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल एक्टिविटी, आपको पता ही है। वापस से वर्ड आया बाय बैंक, तो ये भी जाएगा फाइनेंशियल में प्लस। इजी। बाकी सब टैली हो चुका है।
प्रेफरेंस शेयर का पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ से प्रेफरेंस शेयर से लेके यहाँ तक का पॉइंट एक बार वीडियो वापस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब लास्ट सेकेंड एडजस्टमेंट की बात करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 6, द एक्सपेंस ऑफ इशूइंग राइट शेयर्स वर टू रिटर्न ऑफ इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम करंट ईयर। देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो है एक्सपेंसेस ऑफ राइट शेयर्स। एक्सपेंसेस ऑफ राइट शेयर्स का मतलब होता है शेयर इशू एक्सपेंस। क्या? शेयर इशू एक्सपेंस के ऊपर लेजर बनाना पड़ेगा, जो एक तरह से फिक्टिशियस या हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। क्लियर है? तो अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर दिया हुआ शेयर इशू एक्सपेंस, ओपनिंग है डैश, क्लोजिंग है 18,000, तो सबसे पहले लेजर बना देते हैं। तो मैंने बना दिया शेयर इशू एक्सपेंस का लेजर। ओपनिंग है 0, क्लोजिंग है 18,000। क्या ओपनिंग कितना है? 0, क्लोजिंग कितना है? 18,000। तो क्या करेंगे हम लोग? शेयर इशू एक्सपेंस का लेजर बना दिया है। अब एडजस्टमेंट एक बार वापस पढ़ लेते हैं। ऐसा बोला है द एक्सपेंस ऑफ इशूइंग राइट शेयर्स वर टू रिटर्न ऑफ इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कितने इंस्टॉलमेंट में? 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना है फ्रॉम करंट ईयर। करंट ईयर के साथ, इसका मतलब इस साल को हम लोग राइट ऑफ कर चुके हैं, जो बचे हैं वो आपका क्लोजिंग है। अब अगर आप देखते हैं शेयर इशू एक्सपेंस, तो ओपनिंग था ही नहीं, इस साल राइट ऑफ कर चुके हैं, और जो बचा हुआ है वो क्या है? क्लोजिंग है। कितने इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना है? 10, जिसमें से एक राइट ऑफ हो चुका है, तो बचे कितने? 9। देखिए ऐसा है, समझ लीजिए कि पिज्ज़ा है। कितना है? पिज्ज़ा है, और पिज्ज़ा के कितने टुकड़े हैं? 10 इक्वल साइज पीसेस हैं। 2, 3, 4 और समझ लीजिए 5। ये टोटल 10 पीस हो गए। 5 लाइन खींच दी मतलब 10 पीस हो गए, और हम लोग राइट ऑफ कर चुके हैं कितने पीस? एक। करंट ईयर बोला, समझ लीजिए एक पीस आप खा चुके हो, ये आपने एक पीस खा लिया। तो मेरा सवाल ये है कि अब कितने पीस बच गए आपके? कितने पीस बच गए? 9। वही तो आपका क्लोजिंग होगा, और ये सब के सब इक्वल साइज है। दिख रहा है नहीं इक्वल साइज, पर समझ जाइए ये सब के सब क्या है? इक्वल साइज है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो क्लोजिंग 18,000 है, ये 9 पीस है। 18,000 के अंदर कितने पीसेस हैं? 9 पीस है। तो एक पीस कितने का हुआ? जी हाँ, आपने किया होगा 18,000 डिवाइड बाय 9, तो एक पीस आएगा 2,000 रुपए का। सिंपल है। इसका मतलब शेयर इशू एक्सपेंस जितना भी है उसको हम लोग को 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना है, जिसमें से एक इस साल राइट ऑफ कर चुके हैं। तो बचे कितने? 9। तो ये जो क्लोजिंग में 18,000 दिखे हैं वो 9 पीसेस हैं। तो एक पीस कितने का हुआ? 2,000 का। तो ये 2,000 का पीस हो गया। बाकी के बचे हुए 2,000 के 9 पीस हो गए। क्योंकि इस साल हमने एक राइट ऑफ कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा बाय पीएनएल। राइट ऑफ हमेशा पीएल में होता है, इसलिए कहाँ लिखूंगा? बाय पीएनएल। ये लिख दिया मैंने 2,000। इन दोनों को प्लस किया, 20,000 आगे, ये भी 20,000 आगे। अपने आप जो डिफरेंस है उसको लिखूंगा मैं टू बैंक। इजी। अब इसकी इफेक्ट दे देते हैं। हमको पता है पीएनएल वर्ड आया है, पीएनएल वर्ड कहाँ जाता है? हमेशा ऑपरेटिंग में, प्लस और टू बैंक आया है। अब कौन सी एक्टिविटी है? शेयर इशू एक्सपेंस। शेयर से रिलेटेड कुछ भी होता है तो कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो ये जाएगा फाइनेंशियल में माइनस। कई लोग इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग में माइनस लास्ट में भी करते हैं, वो भी इक्वली राइट है। लेकिन क्योंकि शेयर इशू एक्सपेंस है, मैंने शेयर से रिलेटेड इसको माना है, इसलिए मैंने फाइनेंशियल में मान दिया है। अगर आप ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे लास्ट में टैक्स के साथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी के साथ, तो भी चलेगा। लेकिन क्योंकि आपके बीकॉम जो है वो शेयर इशू एक्सपेंस को क्या मानता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी मानता है, इसलिए हमने इसको फाइनेंशियल में माइनस कर दिया लास्ट में। क्लियर है? अब आ जाते हैं लास्ट एडजस्टमेंट पे। लास्ट एडजस्टमेंट है टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। टैक्स लायबिलिटी ऑफ 40,000 वॉज प्रीवियस ईयर वॉज पेड एंड इक्विटी शेयर डिविडेंड ऑफ द ऑल्सो पेड। मतलब दो लेजर पे असर पड़ रहा है, एक है टैक्स लायबिलिटी और एक है डिविडेंड। तो पहले बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 65,000। तो मैं बनाऊंगा प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर। तो बना दिया प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर। ओपनिंग था बाय बैलेंस 50,000, क्लोजिंग है टू बैलेंस 65,000। ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। अब एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। ऐसा बोला है टैक्स लायबिलिटी ऑफ 40,000 फॉर प्रीवियस ईयर वाज पेड। हमने टैक्स पे किया, कितने का? 40,000। टैक्स पे करूंगा तो पैसा जाएगा, पैसा जाता है तो वर्ड कौन सा यूज होता है? टू बैंक। तो लिख दिया टू बैंक 40,000 और इसको बंद कर दिया। जो भी डिफरेंस है वो जाएगा पीएनएल के अंदर। क्लियर है? तो पीएनएल हमको पता ही है, पीएनएल वर्ड आया तो वो कहाँ जाएगा? पीएनएल वर्ड हमेशा जाता है ऑपरेटिंग में, प्लस और टू बैंक। हमको पता है टैक्स कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन लास्ट में माइनस होता है, इसलिए टू बैंक कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग माइनस, लेकिन कहाँ पे? लास्ट में। इजी।
और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, एंड द इक्विटी शेयर डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर आल्सो पेड। इक्विटी डिविडेंड भी हमने पे कर दिया है, अमाउंट दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको पता है प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग हमको दिया हुआ है, तो हम लोग लेजर बना देंगे और ओपनिंग को पे कर देंगे। ओपनिंग है 60,000, क्लोजिंग है 80,000। तो ओपनिंग है 60,000, लिख दिया बाय बैलेंस ओपनिंग 60,000, क्लोजिंग है 80,000, वो भी लिख दिया है। हमको कोई अमाउंट नहीं दिया, जब अमाउंट नहीं दिया होता तो पहले भी आया हुआ है, ओपनिंग को ही हम लोग पे कर देते हैं। इसको पे कर दूंगा टू बैंक 60,000, अपने आप ये जो है वो बाय P&L बन जाएगा। अब ये जो टू बैंक लिखा है 60,000 वो कहाँ जाएगा आप बताइए। डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी, हमको पता ही है, तो ये जो टू बैंक है वो जाएगा फाइनेंशियल में माइनस, और P&L हमेशा जाता है ऑपरेटिंग में प्लस। इजी, एकदम इजी। अब देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया, सारे एडजस्टमेंट्स तो हो गए, अब देखने का कुछ रह तो नहीं गया। सबसे पहले इक्विटी हो चुका है, प्रेफरेंस हो चुका है, कैपिटल हो चुका है, CRR हो चुका है, सिक्योरिटी हो चुका है, जनरल हो चुका है, P&L से सम स्टार्ट होता है। डिबेंचर्स बाकी है, पहले कितना था डैश, अब कितना है 50,000। पहले डिबेंचर था ही नहीं, अब बढ़ गया है, तो मैंने पब्लिक में डिबेंचर बांटा होगा, पब्लिक ने मुझे पैसा दिया होगा, मैं कंपनी हूँ, मुझे पैसा मिलेगा। डिबेंचर कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी, मेरे पास पैसा आया है, तो डिबेंचर जाएगा 50,000 फाइनेंशियल में प्लस। तो लिख देते हैं डिबेंचर्स 50,000 फाइनेंशियल में प्लस। इजी। डिबेंचर्स के बाद डेप्री हो चुका है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल जाएगा वर्किंग कैपिटल में, लास्ट में वो फायदा मतलब माइनस, नुकसान मतलब प्लस करते हैं। अब टैक्स हो चुका है, डिविडेंड हो चुका है। फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग बाकी है, पहले 4.5 लाख था, अभी 7.5 लाख हो गया है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया है। अब मेरे को बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग अपने आप तो बढ़ नहीं जाएगा, खरीदा होगा, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। और लैंड एंड बिल्डिंग कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, इसलिए पैसा गया तो ये जाएगा 3 लाख इन्वेस्टमेंट में माइनस। लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख इन्वेस्टमेंट में माइनस। इसके बाद मशीनरी हो चुका है, गुडविल बाकी है। गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते हैं, हमको पता है गुडविल हमेशा राइट ऑफ कहाँ पे होता है, P&L डेबिट पे। तो इसका जो डिफरेंस है कितना 15 और 24,000, वो हमेशा राइट ऑफ होता है। राइट ऑफ कहाँ पे होता है, P&L डेबिट पे। P&L डेबिट मतलब ऑपरेटिंग में प्लस। तो लिख देता हूँ गुडविल 24,000 ऑपरेटिंग में प्लस। गुडविल के बाद शेयर्स ऑफ ए हो चुका है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाकी है। पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 70,000 की थी, अभी 90,000 की हो गई। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है मतलब मैंने खरीदा होगा, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है 20,000 का, वो जाएगा इन्वेस्टमेंट में माइनस, क्योंकि पैसा गया है। तो लिख दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000 इन्वेस्टमेंट में माइनस। इसके बाद शेयर इशू एक्सपेंस हो चुका है, स्टॉक और डेटर्स ये कहाँ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में। अभी मैं आपको बताया था फायदा मतलब माइनस, नुकसान मतलब प्लस, वही। तो अब सिर्फ बचा, और कैश तो लास्ट में टैली करने का काम आता है। तो बचा क्या, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। हमको पता है ये जाता है OPWC में। अब उसकी इफेक्ट दे देते हैं, OPWC दैट इज ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फायदा इक्वल टू माइनस, नुकसान इक्वल टू प्लस। सबसे पहले क्रेडिटर्स 40 का था, अब 50 से हो गया। क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी बढ़ गई है, लायबिलिटी बढ़ गई मतलब नुकसान है, नुकसान मतलब प्लस। तो डिफरेंस कितना है 10,000। तो लिख देता हूँ क्रेडिटर्स 10,000 प्लस। फिर आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 40 था, अभी 20 हो गया। बिल्स पेबल कम हो गया है, बिल्स पेबल कम हो गया मतलब बिल्स पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम मतलब फायदा है, फायदा मतलब माइनस। तो लिख दिया मैंने बिल्स पेबल 20,000 माइनस। इसके बाद स्टॉक था 50,000, अभी हो गया 1,40,000। स्टॉक बढ़ गया है, स्टॉक बढ़ गया है क्योंकि एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया मतलब फायदा है, फायदा है मतलब माइनस। डिफरेंस है 90,000 का। स्टॉक 90,000 माइनस। और लास्ट में डेटर्स एसेट हैं, एसेट एक 50 का था, अभी 160 का हो गया। डेटर्स बढ़ गया है, डेटर्स बढ़ गया 10,000 से, बढ़ गया मतलब फायदा है, फायदा मतलब माइनस। डेटर्स 10,000 माइनस। इजी, खत्म हो गया। अब हम लोग बना देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमको पता ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनता है, पर्टिकुलर्स, रुपीस और रुपीस,
और हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो हमने हेडिंग डाल दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम लोग जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो स्टार्ट करेंगे पीएनएल के क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस से। तो अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 2,50,000 और ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 2 लाख। तो हम लोग 2,50,000 माइनस 2 लाख करेंगे तो 50,000 से हमारा सम स्टार्ट होगा। तो अभी आपको दिख रहा है पीएनएल का क्लोजिंग 2,50,000 माइनस ओपनिंग 2 लाख, तो हमारा 50,000 से सम स्टार्ट हो गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे पास सारी मेहनत तैयारी है। अब उसको हम लोग को कॉपी करना है। जो भी ऑपरेटिंग में प्लस ऑपरेटिंग में माइनस मैंने लिखा था वो लिख दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गुडविल दिख रहा है आपको ऑपरेटिंग में प्लस 24,000, तो वो लिख देंगे। तो ये आ गया, देखिए गुडविल 24,000 ऑपरेटिंग में प्लस। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड में भी अगर आप देखेंगे तो पीएन दिख रहा है वर्ड 80,000 ऑपरेटिंग में प्लस, तो वो भी लिख दूंगा। तो देखिए ये आ गया प्रपोज डिविडेंड 80,000 ऑपरेटिंग में प्लस। फिर हमने पहला एडजस्टमेंट बनाया था मशीनरी, उसमें देखेंगे ऑपरेटिंग में प्लस कोई वर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या ऑपरेटिंग में माइनस। तो अगर आप देखेंगे तो 3,000 रुपीज़ दिख रहा है ऑपरेटिंग में माइनस, तो वो माइनस कर दूंगा। और इन द सेम वे डेप्रिसिएशन में भी 35,000 ऑपरेटिंग में प्लस दिख रहा है, वो ऑपरेटिंग में प्लस कर दूंगा। तो ये देखिए दिख रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000 माइनस और उसका डेप्रिसिएशन 35,000 प्लस। ईजी। इसके बाद शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड आपको दिख रहा है, इसके अंदर कोई पीएल का वर्ड नहीं है। कैपिटल रिजर्व दिख रहा है, उसमें भी कोई पीएल का वर्ड नहीं है। जनरल रिजर्व दिख रहा है, उसमें पीएल का वर्ड दिख रहा है, तो वो ऑपरेटिंग में प्लस दिख रहा है आपको 2,80,000, तो वो भी मैं प्लस कर दूंगा। तो देखिए आ गया जनरल रिजर्व 2,80,000 प्लस कर दिया। जनरल रिजर्व के बाद इक्विटी है, उसमें भी पीएल का वर्ड नहीं दिख रहा है। प्रेफरेंस है कैपिटल है, उसमें भी पीएल का वर्ड नहीं दिख रहा है। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसमें भी कोई पीएल का वर्ड नहीं दिख रहा है। सीआरआर है, उसमें आपको पीएल का वर्ड दिख रहा है, ये लिखा हुआ है ऑपरेटिंग में प्लस, तो ये लिख देंगे सीआरआर के नाम से 80,000। इन द सेम वे शेयर इशू एक्सपेंस है, उसमें भी 2,000 रुपीज़ दिख रहा है ऑपरेटिंग में प्लस, वो भी लिख दूंगा मैं। क्या चीज़ ऑपरेटिंग में प्लस क्या नाम से, शेयर इशू एक्सपेंस है, तो ये दिखेगा 80,000 भी अभी आपको दिखेगा, 2,000 भी अभी आपको दिखेगा, दोनों प्लस के हुए। तो ये देखिए आपको दिख रहा है सीआरआर 80,000 और शेयर इशू एक्सपेंस 2,000। ईजी। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसमें भी आपको पीएल वर्ड दिख रहा है ऑपरेटिंग में प्लस। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग में माइनस भी दिख रहा है, लेकिन वो लास्ट में लिखा हुआ है, तो वो लास्ट में माइनस करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ ये करूँगा ऑपरेटिंग में प्लस, क्योंकि पीएल वर्ड यहाँ पे है, ये बैंक वर्ड है, बैंक वर्ड लास्ट में करते हैं, तो ये बाय पीएल लिख दूंगा, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दूंगा ऑपरेटिंग में प्लस। कितना 55,000, तो ये लिख दिया मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स 55,000। प्रपोज डिविडेंड में ऑलरेडी बता चुका हूँ, गुडविल बता चुका हूँ। यहाँ तक का हम लोग टोटल करेंगे तो आएगा 6,03,000। ये टोटल है, यहाँ पे लाइन खींचना रह गया है, तो ये आएगा 6,03,000। इन सब का टोटल किया तो कितना आया 6,03,000। इसके बाद हम लोग करेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, दैट इज फायदा मतलब माइनस, नुकसान मतलब प्लस, जो हमने बनाया था वो ये आपको दिख रहा है ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फायदा इक्वल टू माइनस, नुकसान इक्वल टू प्लस। तो ये लिखा हुआ ही है, क्रेडिटर्स को 10,000 प्लस करना है, बिल्स पेबल 20,000 माइनस, स्टॉक 90,000 माइनस और डेटर्स 10,000 माइनस। इन सब को लिख दूंगा मैं। तो देखिए लिख दिया मैंने यहाँ पे 90,000 माइनस, 10,000 माइनस, 10,000 प्लस और 20,000 माइनस। इनका इफेक्ट आया 1,10,000 माइनस। अब ये 6,03,000 में से 1,10,000 माइनस करूंगा तो हम लोग पहुंच जाएंगे 4,93,000 पे। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस से पहले। अब आता है वो लास्ट में टैक्स जो माइनस करना था वो माइनस कर देंगे। टैक्सेस पेड जो लास्ट में हमको माइनस करना था वो है ये रहा, प्रोविजन फॉर टैक्स के लेजर में टू बैंक लिखा हुआ है 40,000, लास्ट में माइनस करना था ऑपरेटिंग में माइनस, लास्ट में लिखा हुआ ही था, वो लास्ट आ चुका है। तो हमने टैक्सेस पेड 40,000 माइनस कर दिया। इस सब में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं थी तो इसलिए 0 कर दिया। तो ये माइनस करने के बाद हमारा ऑपरेटिंग का आंसर आ चुका है 4,53,000। ईजी। यहाँ तक हो जाए तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। इसी के नीचे अगर आपके पास पेज है तो आप इसके नीचे ही लिखेंगे, जगह है तो। अगर नहीं लिखा नहीं है आपके पास, जैसे मेरे पास जगह खत्म हो गई तो मैंने नेक्स्ट पेज का यूज़ करूँगा। अगर आपके पास है जगह तो आप इसके नीचे कंटिन्यू कर सकते हो। एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अभी आपको दिखेगा, देखिए लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। हमको पता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या आते हैं, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। उनके लेजर्स में मैं बैंक वर्ड ढूंढूंगा, तो सारे फिक्स एसेट्स आते हैं जिसमें सबसे पहले मशीनरी आता है। तो मशीनरी में बैंक वर्ड ढूंढूंगा तो आपको दिख रहा है 18,000 बाय बैंक लिखा हुआ, ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट में प्लस। और वैसे ही टू बैंक लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको मशीनरी के अंदर, टू बैंक लिखा हुआ 1,70,000, तो ये जाएगा इन्वेस्टमेंट में माइनस। तो एक जगह इन्वेस्टमेंट में प्लस, एक जगह इन्वेस्टमेंट माइनस। प्लस में जाएगा 18,000 प्लस और माइनस में जाएगा 1,70,000 माइनस।
तो अभी आपको दिख रहा होगा परचेज ऑफ मशीनरी 1,70,000 माइनस और सेल ऑफ मशीनरी 18,000 प्लस। इजी। और ये हो गया मशीनरी की बात। बाकी के सारे फिक्स एसेट्स देखते हैं, उसके ऊपर लेजर बनाया है कि नहीं बनाया वो देखते हैं। मशीनरी के बाद शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है तो ये भी इन्वेस्टमेंट में जाएगा। उसमें भी मैं बैंक वर्ड ढूंढूंगा, तो बैंक वर्ड मेरे को दिख गया है बाय बैंक 15,000 दिख रहा है। शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने बेचे थे, ए लिमिटेड के शेयर्स हमने बेचे थे, तो ये भी इन्वेस्टमेंट में प्लस है तो वो भी मैं प्लस कर दूंगा, तो ये लिख दिया। सेल ऑफ शेयर्स 15,000, ईजी। इसके बाद कैपिटल रिजर्व जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं है, जनरल रिजर्व नहीं है, इक्विटी नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है, सीआरआर भी नहीं है, शेयर इशू एक्सपेंस भी नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं है, प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है। अब देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। यहाँ पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट में माइनस, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000 इन्वेस्टमेंट में माइनस किया। ऑलरेडी मैंने लिख दिया था ताकि मेरे को बाद में दिमाग ना लगाना पड़े। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी आएगा इन्वेस्टमेंट में माइनस 3 लाख, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी इन्वेस्टमेंट माइनस 20,000, तो ये लिख दिया 3 लाख माइनस और 20,000 माइनस। इन सब का टोटल कर दिया तो आ गया 4,57,000। ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी खत्म, 4,57,000 नेगेटिव। अब बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी, जिसमें 5 चीज़ आती है, हमको पता ही है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लोन्स और डिविडेंड। देखते हैं इस सब में क्या क्या है। तो हमने हेडिंग डाल दी कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। अब मैं वो 5 चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मशीनरी नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन फंड नहीं आएगा, शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड नहीं आएगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल ये आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग बैंक वर्ड ढूंढेंगे। तो 2 बार आपको बैंक वर्ड दिख रहा है, बाय बैंक 1,20,000 ये भी फिनेंशियल में प्लस, और बाय बैंक 88,000 वो भी फिनेंशियल में प्लस। तो ये दोनों की एंट्री हम लोग फिनेंशियल में प्लस कर देंगे, एक बार 1,20,000, एक बार 88,000। तो आपको दिख रहा होगा 88,000 प्लस 1,20,000 प्लस। आप लिख सकते हैं इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ब्रैकेट में राइट शेयर्स। इक्विटी के बाद प्रेफरेंस शेयर्स आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स भी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी आपको पता ही है। हम लोग वर्ड ढूंढेंगे बैंक। देखिए बैंक वर्ड है या नहीं है, हाँ है। बैंक वर्ड 32,000 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है बैंक वर्ड 1,84,000। 32,000 जाएगा फिनेंशियल में प्लस और 1,84,000 जाएगा फिनेंशियल में माइनस। तो 32,000 प्लस लिख दूंगा, 184 माइनस लिख दूंगा। तो देखिए मैं लिख दिया 32,000 प्लस और 1,84,000 माइनस। जब प्लस किया है तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल कॉलम प्रेफरेंस शेयर्स, और जब माइनस किया तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। प्रेफरेंस के बाद प्रीमियम है, इसमें बैंक वर्ड नहीं आया है। सीआरआर नहीं है। शेयर इशू एक्सपेंस में बैंक वर्ड आया है, हाँ जी आया है। शेयर इशू एक्सपेंस वापस शेयर्स के रिलेटेड है, इसलिए हमने फाइनेंशियल में माइनस कर दिया कितना, 20,000। तो लिख दिया शेयर इशू एक्सपेंसेस 20,000 माइनस। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है। प्रपोज डिविडेंड फाइनेंशियल एक्टिविटी है। डिविडेंड फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, अगर हमने डिविडेंड में पैसा दिया है या डिविडेंड चुका है तो फाइनेंशियल में माइनस होगा। देखते हैं बैंक वर्ड है या नहीं है। जी हाँ बैंक वर्ड दिख रहा है, कितना, 60,000। ये जाएगा फाइनेंशियल में माइनस। तो लिख दिया डिविडेंड पेड 60,000 फाइनेंशियल में माइनस। इसके बाद कुछ रह तो नहीं गया, वो देखते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट आ चुका है, ये भी हो चुका है, ये हो चुका है, ये बाकी है। डिबेंचर्स फाइनेंशियल में प्लस, ये बाकी है, मैंने इसलिए पहले से लिख दिया था। तो ये रहा डिबेंचर्स इशू किए हैं फाइनेंशियल में प्लस, तो वो भी लिख दिया। डिबेंचर इशूड फाइनेंशियल में प्लस 50,000। इन सब का भी टोटल किया तो आ गया 26,000। अब तीनों मेन एक्टिविटी का टोटल, ऑपरेटिंग का आंसर था 4,53,000, इन्वेस्टमेंट का आंसर था -4,57,000 और फिनेंशियल का आंसर था +26,000। तीनों को प्लस कर दिया, A + B + C, तो आ गया 22,000। इसको बोलेंगे टोटल कैश फ्लो। सिंपल है। अब ये जो टोटल कैश फ्लो आया 22,000, उसमें ओपनिंग कैश बैलेंस में प्लस करूंगा तो अपने आप मेरा क्लोजिंग बनना चाहिए, तो ही मैं मानूंगा कि मेरा सम राइट है। देखते हैं हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं तो कैश ऑन हैंड दिया हुआ है, ओपनिंग कितना है 20,000, तो उस 22,000 के अंदर मैं 20,000 प्लस कर देता हूं तो अपने आप बनना चाहिए 42। अगर बन जाएगा तो हमारा सब राइट है, नहीं तो नहीं, क्योंकि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है 42,000। तो अभी मैं जो A + B + C का आंसर आया था उसमें 20,000 प्लस कर दूंगा। तो मैंने A + B + C 22,000 आया था, उसमें ओपनिंग कैश बैलेंस 20,000 प्लस कर दिया। ओपनिंग ओवरड्राफ्ट है नहीं, अगर होता तो माइनस करता, इस सम में नहीं दिया हुआ, दोनों को प्लस किया तो हम पहुंच गए 42,000 पे, और यही मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस होना चाहिए जो क्वेश्चन में है। और हमने अभी चेक किया था क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना था 42,000।
सिंपल है, इसका मतलब हमारा सब राइट है और टैली हो चुका है। हम आपको फुल मार्क्स, अपने आप को फुल मार्क्स दे सकते हैं। एग्जाम में भी अगर आपने ऐसा किया तो आपको भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सम समझ में आया होगा और मेरी टीचिंग आपको समझ में आ रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश भी ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।